नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने नैतिक निर्णय के स्वरूप और उसके विषय पर विचार किया है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि नैतिक निर्णय में एक कर्ता होता है, एक व्यक्ति होता है जो नैतिक कार्य करता है। उसमें व्यक्ति का उद्देश्य होता है, व्यक्ति के समक्ष एक मानदंड होता है और एक निर्णायक होता है जिसमें निर्णय करने की क्षमता होती है। आज हम लोग निर्णायक की स्थिति पर विचार करेंगे। हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि निर्णायक कौन हो। चूंकि नैतिक निर्णय में मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया और बाह्य फल या बाह्य परिणाम होते हैं। नैतिक कार्यों में केवल शारीरिक क्रिया और बाह्य परिणाम ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्णय देता है तो वह केवल उसकी शारीरिक क्रिया और बाह्य परिणाम को ही देख पाता है। नैतिक क्रिया के मानसिक पक्ष, जिसमें इच्छाओं के बीच का संघर्ष, इच्छाओं में से किसी एक का चुनाव, संकल्प, प्रेरणा, साधन, अभिप्राय इत्यादि को नहीं देख पाता है और वह केवल बाह्य परिणाम के आधार पर निर्णय देने का प्रयास करता है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि बाह्य परिणाम के आधार पर दिया गया नैतिक निर्णय एकपक्षीय है। तो क्या नैतिक निर्णय स्वयं वह व्यक्ति दे जो नैतिक कार्य करता है, या नैतिक निर्णय वह व्यक्ति दे जो कार्य करते हुए देखता है? क्या नैतिक निर्णय में व्यक्ति दूसरों पर पहले निर्णय देता है या अपने कार्यों पर स्वयं निर्णय करता है? आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस अध्याय को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हम लोग नैतिकता की पूर्व मान्यताओं पर
विचार करेंगे। अभी हम लोग मोरल जजमेंट के निर्णायक की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। स्मिथ, जे.एस. मिल और बेंथम के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले दूसरे कर्मों का निरीक्षण करता है और उस पर नैतिक निर्णय देता है। बाद में उसे लगता है कि दूसरे लोग भी उसके कर्मों का निरीक्षण कर रहे हैं और वह भी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तब वह अपने कर्मों पर नैतिक निर्णय करता है। अर्थात नैतिक निर्णय दूसरे के कर्म का पहले और अपने कर्म का बाद में होता है। दूसरे के कर्म पर नैतिक निर्णय देने में कठिनाई यह है कि दूसरा व्यक्ति केवल कर्म के बाह्य पक्ष को ही देख पाता है। बाह्य परिणाम और शारीरिक क्रियाओं को बाहर से देखा जा सकता है, जबकि नैतिक कर्म का मुख्य कारण मानसिक होता है। मानसिक क्रियाएं जैसे प्रयोजन, अभिप्राय को समझना कठिन कार्य है। इन्हें अनुमान से जाना जा सकता है, परंतु सही अनुमान कठिन है, इसलिए दूसरे के द्वारा सही नैतिक निर्णय संभव नहीं है। नैतिक निर्णय में व्यक्ति अपने कर्मों के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक वह अपनी आवश्यकता, इच्छा, प्रेरणा, प्रयोजन, विचारों का संघर्ष, संकल्प और अभिप्राय को नहीं बताएगा, तब तक उपयुक्त नैतिक निर्णय संभव नहीं है। इसी तरह व्यक्ति के चरित्र का निरीक्षण दूसरे द्वारा ही किया जाता है। चरित्र का नैतिक निर्णय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह शारीरिक क्रिया और बाह्य परिणाम का मूल्यांकन दूसरे ही करते हैं। स्वयं अपनी क्रिया के सभी पक्षों का निरीक्षण संभव नहीं है। कार्य करते समय नैतिक पक्ष स्पष्ट नहीं होता है। दूसरे तत्काल निर्णय दे सकते हैं, परंतु स्वयं को थोड़ी देर बाद ही कर्म का नैतिक गुण पता चलता है। इसलिए नैतिक निर्णय पहले दूसरे का ही होता है। अर्थात नैतिक निर्णय कर्ता से अलग दूसरा व्यक्ति करता है। स्वयं अपना निर्णय व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन कर्ता का पक्ष भी उसमें समाहित रहता है। वह बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। नैतिक निर्णय में दोनों पक्षों की भूमिका होती है। इन दोनों के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है। दोनों के सहयोग से ही सही नैतिक निर्णय संभव है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय के लिए एक कर्ता होता है जो स्वयं अपना मूल्यांकन भी करता है और साथ ही साथ समाज या दूसरा व्यक्ति भी उसका मूल्यांकन करता है। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नैतिक निर्णय के लिए नैतिक स्वरूप को समझना, नैतिक कर्म के स्वरूप को समझना, उसके मानसिक अवयवों को समझना, उसके विषय को समझना और उसके फल को समझना तथा निर्णायक के स्वरूप और समझ को विश्लेषित करना आवश्यक है। तभी सही नैतिक निर्णय संभव हो सकता है। यह अध्याय यहीं आकर पूर्णता को प्राप्त करता है। अगले व्याख्यान में हम लोग अगले अध्याय